अभी हम साइज ऑफ सेल्स देखेंगे। साइज ऑफ सेल्स में क्या होता है, साइज ऑफ सेल्स में द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर। देखो जो सेल की साइज है, सेल की साइज देखो, अब हम साइज ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। तो साइज ऑफ सेल में क्या है, साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 मिलियंथ भाग भी हो सकता है, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइज ऑफ सेल्स मतलब देखो साइज जैसे हम लोग इंसानों में कैसे होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, सेल्स में भी ऐसे कोई एकदम छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, सो क्या साइज हो सकती है, साइज मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, may be as large as a few centimeters, may be as large as a few centimeters। देखो साइज क्या है, या तो बहुत छोटी भी हो सकती है, मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1 मिलियंथ भाग भी हो सकता है, या तो मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, या तो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटा भी हो सकता है मिलियंथ ऑफ अ मीटर, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके बाद However, most of the cells are microscopic in size। कुछ सेल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, और वो आप मतलब बिना मदद के देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं कुछ, अनएडेड मतलब बिना किसी मदद के। ठीक है, नॉट विजिबल विद अनएडेड आई, अनएडेड मतलब बिना सहारे के, मतलब आपको लेंस वगैरह यूज करना ही पड़े। ठीक है, दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। क्या यूज करना पड़ता है इमेज के लिए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एनलार्ज और मैग्नीफाई। ठीक है, एनलार्ज और मैग्नीफाई। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, बड़ा करने में और मैग्नीफाई करने में काम करता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटा सेल है, मतलब कोई पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो सबसे छोटा सेल क्या है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट सेल, ये 1 मार्क में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे साइज किस सेल की छोटी होती है, तो बैक्टीरिया की छोटी होती है। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट सेल (0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया में ये सेल होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल क्या होता है, 170 mm इंटू 130 mm। ठीक है, सबसे बड़ा सेल किसका होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। ठीक है, सो द लार्जेस्ट सेल is 170 mm multiply 130 mm। ठीक है, 170 mm multiply 130 mm
ये सेल होता है, मतलब लेंथ कितनी होती है सेल की 170 और ब्रेथ कितनी होती है 130, ठीक है। लंबाई 170 होती है और चौड़ाई कितनी होती है 130। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। द लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये सेल किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रिच में, ऑस्ट्रिच के अंडे में पाया जाता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। देखो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, तो अच्छा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सबसे छोटा से, ये 1 मार्क में बहुत, हाँ एमसीक्यू में आ सकता है सच्ची। देखो सबसे छोटा है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर और सबसे बड़ा है वो 170 mm से 130 mm है। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो जो साइज होती है सेल की, अब देखो आप कहोगे कि बड़ा जानवर तो उसका बड़ा सेल और छोटा जानवर तो वो छोटा सेल, पर ऐसा नहीं होता है। अगर जो सेल की साइज होती है उसकी शेप ऑफ द बॉडी से कुछ लेना देना नहीं होता है, साइज ऑफ द बॉडी से, सॉरी। जैसे अगर आप कहोगे कि एलिफेंट है उसका तो कितना बड़ा सेल होगा, रैट है उसका तो कितना छोटा सेल होगा, तो ऐसे नहीं होता है। मतलब साइज, जो सेल की साइज होती है वो बॉडी की साइज से उसका लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सो द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। जरूरी नहीं है कि भाई एलिफेंट का सेल है तो वो बड़ा होगा, रैट का है तो छोटा होगा। ऐसे बाहर की साइज, आपके शरीर की साइज से आपके सेल की साइज, सेल कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, तो सेल की साइज से लेना देना नहीं है, ठीक है। सेल की साइज किससे जुड़ी हुई है? उसके फंक्शन से, उसका काम क्या है, उसके काम के हिसाब से उसकी साइज जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि नर्व सेल्स है, दोनों एलिफेंट और रैट में है, ठीक है। नर्व सेल्स है एलिफेंट और रैट में होते हैं। सो वो क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ठीक है। सो नर्व सेल्स in elephant and rat are long and branched. ठीक है, जो नर्व सेल हैं वो लॉन्ग होंगे और ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। सो लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। और इसके बाद और देखो दोनों लॉन्ग होते हैं, दोनों ब्रांच। अब देखो रैट क्या होता है? वो छोटा प्राणी होता है, एलिफेंट होता है एक बड़ा प्राणी होता है, पर जो इनके साइज, सेल, उसकी शेप कैसी है? लॉन्ग है, ब्रांच है, ठीक है। सो कोई लेना देना नहीं है और उनका फंक्शन एक ही है। नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है? ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, ठीक है। सो फंक्शन क्या है दोनों का? एंड फंक्शन इज ट्रांसफरिंग मैसेजेस, ठीक है। तो जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स क्या है? एलिफेंट में और रैट में, ठीक है। रैट और एलिफेंट में क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और दोनों का काम एक ही होता है। तो ऐसे नहीं है कि भाई वो छोटा जानवर है तो उसका कुछ और शेप होगा, वो बड़ा है तो उसका कुछ है। दोनों में नर्व सेल का एक ही शेप होता है और दोनों का फंक्शन एक ही होता है, ट्रांसफर करना। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एनिमल छोटा तो फंक्शन दूसरा होगा, एनिमल बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन पे, सेल का काम क्या है, ठीक है। अभी हम दूसरा आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया भाई सेल का जो फंक्शन होता है वही, उसी से ही सब कुछ लेना देना होता है, सेल की शेप का, साइज का, ठीक है। फंक्शन, काम क्या करना है उस सेल को, ठीक है।
सो जैसे भाई जो नर्व सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, लॉन्ग और ब्रांच होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ड्रॉ करने भी बोला था, मैंने भी बनाया था। तो हमने देखा लॉन्ग ब्रांच होता है तो वो उसका शेप वैसा है और उसका फंक्शन उसको मदद करता है, क्योंकि उसका फंक्शन ट्रांसमिट करना होता है, मैसेज भेजना होता है। सो मैसेज भेजने के लिए वो शेप सही रहता है। तो मतलब इनका शेप और साइज इनके फंक्शन पर निर्भर करता है। सो अब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे। अब फंक्शन की बात आई है तो सेल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। इवन आप लोग 6th में 7th में ऐसे हल्का हल्का पढ़ के आए हो सेल के बारे में, भाई स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, ऐसे ऊपरा ऊपरी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, अभी आप 8th में थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हो, 9th में आप फुल डिटेल में जाओगे। ठीक है, पर अब ये सेल चालू हुआ है, अब आगे और हायर चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, ये अभी एक बायोलॉजी का एक, जैसे समझो ना, एक बायोलॉजी का एक नया गेट ही है आपके लिए। ठीक है, ये है बायोलॉजी पर एक पूरा आप ह्यूमन बॉडी की तरफ जा रहे हो अब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो आपने देखो मेरे ख्याल से 7th में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चैप्टर 2 था, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा जरूर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने बहुत सारे प्रोसेस भी पढ़े होंगे, डाइजेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते थे। तो उसमें अलग अलग जो सेल्स होते थे उनका काम अलग अलग होता था, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम। भाई स्टमक का काम क्या अलग होगा, फिर इसोफेगस का काम अलग होगा, सब ऑर्गन्स के काम अलग होते थे। अच्छा, ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप होता है ऑर्गन बनाता है। सो आप देखो मतलब हर ऑर्गन का काम डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिक है कि हर सेल का भी काम डिफरेंट ही होगा। ठीक है, सो मतलब हर का काम अलग ही है। ठीक है, अब जैसे देखो अगर मैं खाली प्लांट की बात करूं तो प्लांट में रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है पानी को कंडक्ट करना, पानी को ऊपर देना, पहुंचाना, मिनरल्स को ऊपर पहुंचाना। अगर मैं लीव्स की बात करूं, लीव्स का काम क्या है, लीव्स का काम है सिंथेसिस ऑफ फूड, खाना बनाना। लीव्स का काम है खाना बनाना, रूट्स का काम है खाना ऊपर भेजना। ठीक है, सो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऑर्गन तो इस तरह से। ठीक है, एक ऑर्गन किसका बना होता है, बहुत सारे टिश्यूज का बना होता है, और टिश्यूज किसका बना होता है, बहुत सारे सेल का। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट दिन। और सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। ये भी हमने डिस्कस किया था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और भाई बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, सो अब हम सेल्स के कॉम्पोनेंट्स या पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सेल के पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, सो पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन देखो ये सेल की बाहरी दीवार। ठीक है, सेल की बाहरी दीवार है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब बाहर की दीवार। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन है बाहर की दीवार है। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखो सेल के पास क्या क्या होता है, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, ये समझो ये सेल है। ठीक है, सेल के पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस है, और ये जो ये डॉटेड डॉटेड है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सो इस तरह से एक कंप्लीट सेल होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का क्या, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो कौन कौन है लिख लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर, बेसिक कंपोनेंट्स आर सेल मेम्ब्रेन,
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, सो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो कहाँ होते हैं? अंदर, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके बाद द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बात की थी, जैसे हमारे शरीर में स्किन बचाती है हमें बाहर की चीजों से, वैसे ही सेल का जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। वो मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है, बाहर की सराउंडिंग से अंदर सेल को पूरा बचाता है। जैसे अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन सबको क्या करता है? बचाता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो भी चीजें हैं सबको बचाता है बाहर से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ। अच्छा, इसकी क्वालिटीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? ये पोरस है। क्या है? पोरस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे नहीं एकदम बिल्कुल टाइट बंद होता है, ऐसे नहीं। ये क्या होता है? पोरस भी होता है। पोरस का मतलब, पोरस शब्द का मतलब होता है इसके मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, सो वो चीजों को आने और जाने देता है, अंदर और बाहर आने जाने देता है। सो इसलिए मटेरियल्स की एंट्री अंदर भाई जरूरी चीज है भाई, वाटर वगैरह भाई ऑस्मोसिस करना है, पानी सेल को चाहिए या पानी सेल को छोड़ना है, तो पोरस होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मूवमेंट करने देते हैं, पर वो एक प्रोटेक्शन होते हैं, उनके बिना आप अंदर जा नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अच्छा, बाकी अभी ओनियन सेल, अगर मैं ओनियन सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में आया। ठीक है, सो प्लांट सेल और ओनियन सेल हैव अनदर कवरिंग ऑल्सो। इनके पास दूसरी भी कवरिंग होती है, हैव अनदर कवरिंग ऑल्सो। कौन सी कवरिंग होती है? सेल वॉल। ठीक है, हैव अनदर थिक कवरिंग ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल होता है। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और सेंटर में जो बॉडी होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, द सेंट्रल डेंस, डेंस मतलब गाढ़ी। ये देखो, जो सेंटर मतलब सेंट्रल, जो सेंटर में बॉडी है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द सेंट्रल डेंस the central dense round body, the central dense round body in the center is called nucleus। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, और जो दूसरा, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है,
सो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस मतलब ये सारा सब्सटेंस, ठीक है, ये जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। द जेली लाइक सब्सटेंस between the nucleus and the cell membrane, the jelly like substance between the nucleus and the cell membrane is called साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस और इसके बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अभी हम आगे सेल वॉल के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी देखा कि भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब सेल वॉल के बारे में देख लें। तो सेल वॉल मैंने आपको बताया ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, ये आपको एनिमल सेल्स में नहीं दिखेगा। मतलब एनिमल मतलब ह्यूमन में भी, ठीक है, किसी भी ह्यूमन एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल दिखेगा। सेल वॉल की खासियत क्या होती है, ये रिजिडिटी देती है सेल को, ठीक है। सो देखो यहाँ पे तो देखो सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होता है, ठीक है। सो प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो क्यों होती है सेल वॉल? सो सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट, ठीक है। सो ये क्या होती है, मतलब ये थिक होती है लेयर, ठीक है। तो हैव सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन, इन्हें क्यों चाहिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इनके पास ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन होती है, पर इनको सेल वॉल क्यों चाहिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होती है। और क्यों प्लांट्स को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, तो किस किस से प्रोटेक्शन चाहिए, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। टेम्परेचर मतलब कभी सर्दी गर्मी વધઘટ है, हाई विंड स्पीड बहुत जोर की हवा चलती है तो भी प्लांट्स को प्रोटेक्टेड रहना है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब भेज बन जाता है एटमॉस्फेयर में तब भी, ठीक है। सो दे नीड प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन चाहिए, अगेंस्ट वेरिएशंस लाइक, किन किन से चाहिए, वेरिएशंस मतलब अलग अलग चीजें, कौन कौन सी, वेरिएशंस लाइक वेरिएशंस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आए, फिर उसके बाद हाई विंड स्पीड मतलब हवा की तेज झोंका चले, हाई विंड स्पीड, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है। तो इन्हें इन सब चीजों से वो चाहिए। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। क्यों मतलब इन्हें क्यों एडिशनल सेल वॉल चाहिए, तो देखो हम ह्यूमंस या एनिमल्स, तो हम लोग को देखो जैसे सर्दी गर्मी लगी तो हम तुरंत अपनी जो है जगह बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत मतलब कब ऐसे नहीं करते वो लोग कि जब सर्दी का टाइम होता है तो वो गर्मी के इलाकों में चले जाते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। पर प्लांट्स के पास तो मूवमेंट की ताकत ही नहीं है ना, प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते, प्लांट्स इमूवेबल हैं, तो उनको भी तो बचाने के लिए कोई चाहिए। क्योंकि वैसे हम ह्यूमन्स या एनिमल्स क्या करते हैं, हम मूव करते हैं, ठीक है, मूव कर जाते हैं,
टेम्परेचर बढ़ा घटा, जैसे स्पेशली गर्मियों की छुट्टियों में लोग ठंडी वाली जगहों में जाते हैं, ठीक है, तो मतलब हम ठंडक लेने जाते हैं ऐसा समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, पर प्लांट्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो इमूवेबल हैं, वो रिजिड हैं। सो उनको इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है सेल वॉल चाहिए होता है, ठीक है। सो फिर सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल ऑफ ट्रेड स्कैंटिया, इलोडिया और रोयो, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, मतलब ये इन्होंने लीफ के नाम लिखे, ठीक है, लीफ के नाम है। सो आप ये सारे लीफ देख सकते हो, इवन बाकी में भी आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है इसमें सब में आपको दिखेगा ही, ठीक है। सो तो यहाँ पे नीचे इन्होंने एक ओनियन पील का डायग्राम ड्रॉ किया, फिगर 8.5, ठीक है। फिगर 8.5 इन्होंने ड्रॉ किया है। फिगर 8.5 का इन्होंने क्या, सेल ऑब्जर्व इन एन ओनियन पील, ओनियन के छिलके, इन्होंने क्या किया, ओनियन का छिलका किससे देखा है, इन्होंने ओनियन का छिलका माइक्रोस्कोप से देखा है। तो उसके अंदर क्या दिखा है आपको, फिगर 8.5 बनानी है, क्या बनानी है, ओनियन सेल बनाना है। तो ये प्लांट सेल हो, ओनियन प्लांट हुआ ना। और फिर आपको फिगर 8.6 ह्यूमन चीक सेल्स, हमारे चीक, ये चीक नहीं अंदर होते हैं, ये अंदर का भाग है ना, वो माचिस की तीली होती है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ के ऐसे हल्का, ऐसे खुद को डैमेज नहीं कर देना है, ऐसे हल्का सा वो करके वो एकदम झीना निकलेगा, उसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखना है, तो वो आपके लिए एनिमल सेल की स्टडी हो जाएगी, ठीक है। ओनियन पील करोगे तो आपको प्लांट सेल की स्टडी होगी, तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा। पर जब आप चीक सेल देखोगे तो आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि चीक सेल क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन और एनिमल्स के किसी भी सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, ठीक है। हम लोगों को इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है हमारे सेल्स को, क्यों, क्योंकि हम तो मूव करते हैं, ठीक है, ये लोग मूव नहीं कर पाते, रिजिड होते हैं, तो इनको सेल वॉल की जरूरत होती है। सो आपको फिगर बनानी है 8.5 और फिर ड्रॉ करनी है आपको फिगर 8.6 भी, ठीक है। इसके अलावा अभी हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है, इस तरह से अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली जैसे मतलब साइटोप्लाज्म एकदम, इसमें ना सेल ऑर्गेनेल्स एकदम पक्के हो जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, सेल ऑर्गेनेल्स such as mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. ठीक है। सो इन सारे साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, गोल्जी बॉडीज दिखेंगे और राइबोसोम्स दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है। सो न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग सेल का, स्फेरिकल होता है और सेंटर ऑफ द सेल में लोकेट होता है, और इसको आप आराम से माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है, अभी न्यूक्लियस, ठीक है, एक एक चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। पहले आपने बाहर पहले सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया,
फिर आपने बताया सेल वॉल भी होती है, पर सेल वॉल आपने बोला भाई नहीं, प्लांट सेल्स में ही होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। फिर आपने साइटोप्लाज्म एक्सप्लेन किया, फिर आपने कहा साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस। यहाँ आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज का मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल के भी अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर, ठीक है। शरीर में तो ऑर्गन्स होती हैं, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनेलीज। सो सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के पास कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ 3 नाम ही लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? सो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस कहते हैं डीएनए इनहेरिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो आप में जो आपकी आदतें हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, तो कहाँ से आई हैं? डीएनए। डीएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। सो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या है? सो इट इज a smaller spherical body in the nucleus, it is called nucleolus, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमें सेंटर में मिलता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस के पास एक बॉडी होती है, छोटी सी बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस तो पहले सेंटर ऑफ द सेल है, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है। इवन न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है सेल की ब्रेन जैसे होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है शरीर का, उसके बिना चले नहीं, न्यूक्लियस के बिना पूरा सेल ना चल पाए, ठीक है। सो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। सो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट component of the living cell। न्यूक्लियस क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द लिविंग सेल, मतलब सेल का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और स्फेरिकल होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल होता है, ठीक है। कौन सी शेप में होता है? स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल। And located in the center of the cell, ठीक है। सो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? लिविंग सेल का कंपोनेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये स्फेरिकल होता है, और सेल के सेंटर में ये लोकेट होता है, ठीक है। इसे मैंने आपको कहा था ना, ब्रेन कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने ब्रेन वर्ड यूज किया था, यहाँ कंट्रोल सेंटर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सो न्यूक्लियस किस तरह से साइटोप्लाज्म से, मतलब देखो मैं देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और ये साइटोप्लाज्म है सारा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग कैसे पड़ेगा? मतलब मिक्स नहीं हो जाएगा सारा? तो न्यूक्लियस के ऊपर है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से न्यूक्लियस है वो अलग दिखता है साइटोप्लाज्म से, वरना सब मिक्स हो जाता। सो अलग कैसे दिखता है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस है और ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस मतलब किससे अलग है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, अलाउज द, और ये भी पोरस है, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन पोरस थी, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है? पोरस होती है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी लिख लेते हैं। यहाँ हमने न्यूक्लियस के बारे में चालू कर दिया लिखना, अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। सेल की एक एक चीज आपको पढ़नी है, अभी तो बहुत कुछ नहीं है, 8th में तो बहुत कम है सेल के बारे में, 9th में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी तो आप स्टार्ट ही ले रहे हो, ऐसा समझो, ठीक है। चीजें अभी डिफिकल्ट होंगी आपके लिए।
आगे स्टैंडर्ड्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, चीजें ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर किसी को लग रहा है ज्यादा है तो नहीं है, अभी तो बहुत कम है, ठीक है। सो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में by a membrane called the nuclear membrane. ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म से अलग है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस. This membrane is also and allows the movement of material between cytoplasm and inside the nucleus. And the inside of the nucleus. ठीक है। सो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, पोरस होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम, न्यूक्लियस किससे सेपरेट है, साइटोप्लाज्म से, एक मेम्ब्रेन से, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। पोरस क्या होता है, मतलब पोर्स होते हैं। सो इसकी वजह से जो मटेरियल्स है वो अंदर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियस के अंदर भी एक बॉडी होती है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या है, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस के पास देखो कितना कुछ है, उसके पास क्या है, उसके पास स्फेरिकल बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और उसके पास क्या है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस कंटेन्स thread like structures called chromosomes, ठीक है। न्यूक्लियस के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है, जीन्स होती हैं, और वो किस में मदद करती है, इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो इनमें क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। सो दीज कैरी जीन्स, दीज कैरी जीन्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होती हैं, जीन्स होती हैं, दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द कैरेक्टर, ठीक है। दीज कैरी जीन्स and help in inheritance or transfer of characters
पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है, इनके अंदर जीन्स होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी होता है और क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, और इसमें जीन्स होती हैं। ठीक है, जीन्स भी होती है। देखो न्यूक्लियस के पास कितना सारा है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। ठीक है, सो इनके पास जीन्स भी होती हैं। और जीन्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके पास जीन्स हैं। आप सुनते हो ना जीन्स की, इसमें इसके पापा के जीन आए हैं, इसमें इसके मदर के जीन आए हैं। जीन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस मतलब जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। ठीक है, किसी को अपने फादर का बात करने का स्टाइल मिलता है, किसी को मदर जैसा फेस मिलता है, किसी को पापा जैसी आंखें मिलती हैं। सो ये इनहेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं और वो हमें जीन से मिलते हैं। और जीन किस में है, न्यूक्लियस में। और इसीलिए न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। सो these कैरी जीन्स एंड हेल्प इन, सो जीन्स का फंक्शन क्या है, हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब जो पेरेंट है उससे बच्चे में ये कैरेक्टर्स आते हैं जीन्स की मदद से। So these chromosomes can be only the chromosomes can be seen only when the cell divides. अब सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा। तो सेल डिवाइड होगा तो ही आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। ठीक है, सो द क्रोमोसोम्स can only be seen when the cell divides. ठीक है, सेल डिवाइड होगा तो ही आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, सेल डिवाइड्स। ठीक है, सो न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस को एक तो इनहेरिटेंस का काम है। इनहेरिटेंस मतलब क्यों, न्यूक्लियस के पास इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स पेरेंट से लेके किसको भेज रहा है, वो ऑफस्प्रिंग के पास भेज रहा है। सो इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है सेल को। ठीक है, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्यों कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में मदद करता है। ठीक है, जो पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में। सो न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, सो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और लिविंग सेल का पूरा एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, पूरा सेल क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरे जो कंटेंट है सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, सेल के अंदर जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साथ में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स, मैं ये दो लाइनें हैं, मैं ये दो लाइनें यहाँ साइड में लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ साइड हो जाएगा, यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स, प्रोटोप्लाज्म क्या इंक्लूड करता है, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साथ में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, डॉट डॉट, और अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस।
और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सेल का एक लिविंग पार्ट। वैसे हर पार्ट लिविंग ही है, पर जो प्रोटोप्लाज्म है उसे कहते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सो हम यही एंड करते हैं कि आज भी हमने इम्पोर्टेंट एक सेल टॉपिक कवर किया। ठीक है, सो रीड इट प्रॉपरली। हमने आज रीड किया पेज नंबर 95 के यहाँ पहेली के ऊपर तक हमने आज किया है, ये पहेली बनी हुई है उसके ऊपर। ठीक है, सो आप इतना रीड कर लेना, और वैसे भी पॉइंट्स लिखा रही हूँ। ठीक है, सो अच्छे से करना, और प्लीज डू इट प्रॉपरली, रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, सो and send me on WhatsApp the work which I have given you। ठीक है, so we will discuss further tomorrow। हम कल जीन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीन क्या है, so वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जीन्स हमने बात की, मैंने आपको बताया कि भाई जीन्स की वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। फॉर परफेक्ट डेफिनेशन हम कल लिखेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू।